नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लगातार सीधी जिले में विकास को लेकर के बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते रहे हैं। कई सारे कार्य सीधी जिले में हुए भी हैं और बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिन पर शासन और प्रशासन अभी योजनाएं बना रही हैं और जो कि कार्य होने अभी बाकी भी हैं। लेकिन लगातार विपक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं सरकार पर ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं जनता कहीं ना कहीं उनसे असंतुष्ट है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कार्य होना बुनियादी तौर पर अभी बाकी हैं। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए इस चाय चौपाल हमारे खास प्रोग्राम के तीसरे एपिसोड में आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी और शिवसेना, चार प्रमुख पार्टियां। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी सीधी को मिनी स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई, तमाम प्रकार की बातें सामने आई। तो क्या लगता है कि सीधी को मिनी स्मार्ट सिटी बनाने में अभी कुछ कोर कसर बाकी है या वो सारे कार्य अब पूर्ण हो चुके हैं? बिल्कुल अवरोध गति से मिनी स्मार्ट सिटी का कार्य वर्तमान समय में भी जारी है। नया कलेक्ट्रेट की बात हो, सम्राट चौक के पास बड़े मार्केट की बात हो, सूखा नाला के जो पुल है और वो सड़क है, ये सारे काम जो है वो अवरोध गति से चल रहे हैं। और बीच में जब कांग्रेस का समय था उस वक्त यहाँ के जो मंत्री थे और कलेक्टर साहब थे उनके बीच में पता नहीं किन बातों को लेकर के मतभेद थे और जिसकी वजह से कुछ समय तक के लिए काम अवरुद्ध हुआ। लेकिन अब तो निर्बाध गति से चल रहा है, आप सब देख भी रहे हैं, सतत रूप से जारी। क्या मानते हैं कि अभी कौन कौन से प्रमुख कार्य होने बाकी हैं जो कार्य अभी तक नहीं हो पाए? मिनी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं कि हमारा स्मार्ट सिटी जो हो वो इस तरह का हो, उसके अंतर्गत चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे मार्केट का व्यवस्थीकरण हो, चाहे बेहतर हॉस्पिटल हो, बेहतर बस स्टैंड हो या अन्य जितनी भी जो उस मापदंड के अंतर्गत आते हैं वो निर्धारित मापदंड हैं और वो लिखित तौर पर है। आप लोग जानते होंगे बेहतर तौर पे कि इस तरह का एक प्रारूप है, एक मॉडल है कि हम इस तरह का मिनी स्मार्ट सिटी बनाएंगे और उसमें लगातार धीरे धीरे काम संचालित है और चल रहा है। तो कितना समय और अभी लगने की संभावना है मिनी स्मार्ट सिटी बनने में? अब आप तो बता रहे हैं कि भाई काम जारी है। अब काम नहीं, 2-3 साल के अंदर आपको एक बदला हुआ एक स्मार्ट सिटी देखने को मिलेगा। अच्छा, तो यहाँ पर कहना है स्पष्ट तौर पर सरकार की ओर से और भाजपा की ओर से कि सीधी को मिनी स्मार्ट सिटी बनना बाकी है। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता रामचरण सोनी जी, उनका पक्ष जानेंगे। देखिए, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि मिनी स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं आप, तो मिनी स्मार्ट सिटी में जो इनका मॉडल है वो मॉडल क्या है? इनका शिक्षा का मॉडल क्या है? इनका स्वास्थ्य का मॉडल क्या है? मतलब मॉडल वही है कि केवल भ्रष्टाचार करना है हर मामले में, जो मिनी सिटी स्मार्ट बनाना है, लेकिन घोटाला कहाँ कहाँ करना है, यही मॉडल है। जिस तरह कि मैंने पहले भी बताया था आपके प्रोग्राम पे कि यात्री प्रतीक्षालय बना था, वहाँ भी काफ़ी सारी धनराशि का गबन किया गया था। इसी तरह करके इनका जो पूरा मॉडल है भाजपा का, वो पूरा भाजपा का मॉडल केवल एक रूप पर आधारित है कि किस तरह हमें मौका मिले और भ्रष्टाचार करें, यही मॉडल है। कोई शिक्षा का मॉडल नहीं है और कोई स्वास्थ्य का मॉडल नहीं है, कैसी सड़कें हो, कैसा हमारा मिनी स्मार्ट सिटीज़, कोई प्लान नहीं है। केवल एक प्लान है किस तरह हमें भ्रष्टाचार करना है, वही एक इकलौता प्लान है। तो वो तो कह रहे हैं ना कि आने वाले 2-3 सालों में हम सीधी स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मुझे ये बताइए कि आज ये 5 साल का कार्यकाल बीतने को है, लगभग 3.5 से 4 साल बीत रहे हैं, अभी तक कहाँ गई इनकी मिनी स्मार्ट सिटी? कहाँ है मुझे बताएं। 15 महीने अगर ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो कांग्रेस महज 15 महीने सरकार में रही है, वो भी 15 महीने सरकार में इन्होंने क्या किया, खरीद फरोख्त करके एक सरकार को गिरा दिया। तो इनके जो कार्यकाल है केवल खरीद फरोख्त करने में। अभी चंडीगढ़ का भी माहौल मैं बताऊं, चंडीगढ़ में भी आम आदमी पार्टी ने 14 सीटें जीती हैं जो इलेक्शन हुए लोकल बॉडी के, उसमें भी अभी भाजपा क्या करने में माहिर है कि किस तरह खरीदा जाए कांग्रेसियों को, और कांग्रेसी बिकने में माहिर हैं। कांग्रेसियों की कीमत अच्छी लग जाती, कांग्रेसी बिक जाते हैं। तो भाजपा खरीदने वाली है और कांग्रेस बिकने वाली है। अगर कोई मजबूत सरकार दे सकता है तो वो है आम आदमी पार्टी, बाकी इनके बस की बात नहीं है। न ये अच्छा शिक्षा का मॉडल दे सकते हैं, न अच्छा स्वास्थ्य का मॉडल दे सकते हैं, केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है। ठीक है, हम जानते हैं भाजपा का पक्ष। हाँ, बड़े गंभीर आरोप है, कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है कि गंभीर आरोप लगाना, बेबुनियाद बातें करना, बातों के बतंगड़ बनाना, भ्रष्टाचार के आरोप लगाना और अपने आप को उत्कृष्ट को साबित करना, यह है हमारे विपक्षी दलों का। इन्हीं बस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये तमाम विपक्षी दलों का नैतिक राजनैतिक धर्म है और उसका वो निर्वहन कर रहे हैं। और जहाँ तक बात काम की है तो आप पत्रकार हैं, काम आप भी देख रहे हैं, काम ये भी देख रहे हैं, काम जनता भी देख रही है और जनता चुन रही है और हम ऊपर से नहीं आ रहे हैं।
हमको जनता ही चुन रही है। और अगर आप जहाँ की सीटें बता रहे हैं और उसके अलावा हम कहाँ कहाँ पर हैं, ये बताने की बातें नहीं है। हम हैं और यह जनता के द्वारा ही हैं, तो जनता ही ना निराकरण करती है कामों का। अब बाकी इनका जो राजनीतिक धर्म है उसका ये पालन करें, ये बातें करेंगे, इससे बड़ी बात नहीं है, जनता सब जानती है। अच्छा, तो आप मानते हैं कि जनता संतुष्ट है? जनता संतुष्ट नहीं होती तो हमको इतने बहुमत से लाती। अच्छा, जनता संतुष्ट नहीं होती तो हम देश में होते, हम प्रदेश में होते नहीं। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य नहीं, अभी इन्होंने आरोप लगाया कि 15 महीने तक कांग्रेस की सरकार थी। ये बड़े प्रवक्ता हैं उसके आपके पार्टी के, वो जो पार्टी आम आदमी पार्टी के, इनको ये भूल गया कि 3 साल से विभत्स समय चल रहा है कोरोना का, जब ये हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व कम से कम 2-2 वर्षों तक घर में कैद था। उसके अलावा 15 महीने तक कांग्रेस की सरकार थी। इस बीच में 3 से 4 साल तो इस तरह से गुजर गए। मिनी स्मार्ट सिटी का जो बजट आया है वो कितने समय का हो गया, और उसके बावजूद भी लगातार कार्य हो रहे हैं, आपकी आंखों के सामने हो रहे हैं। वर्तमान समय पे भी 3 महत्वपूर्ण कार्य, मिनी स्मार्ट सिटी के 3 महत्वपूर्ण कार्य जो हैं वो निर्बाध और अवरोध गति से चल रहे हैं। वो चाहे कलेक्ट्रेट का मामला हो, चाहे सम्राट चौक के पास बेहतर मार्केट का मामला हो, और चाहे सूखा नाले की वो जो बहुप्रतीक्षित पुलिया थी, सड़क थी, उसका मामला हो। ये सारे मामले, और इसके अलावा भी बस स्टैंड का मामला हो, चाहे बाजार को व्यवस्थित करने का मामला हो, ये सारे मामले चल रहे हैं, सारे काम चल रहे हैं। अब इनको नहीं दिख रहा है तो क्या किया जा सकता है? तो निश्चित तौर पर इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना जिलाध्यक्ष विवेक पांडे भी मौजूद है। क्या लगता है, सीधी में मिनी स्मार्ट सिटी के तौर पर काम हुआ है? देखिए, रही मिनी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट और जो भी सिस्टम है, देखा जाए शहर की स्थितियां आप लोगों को भी दिख रही, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आए दिन प्रमाण पत्र कागज़ों में जो स्थितियां दिखती है, तो सिर्फ कागज़ में मैंने देखा है। ग्राउंड पे तो हम भी रहते हैं, यहीं पे रहते हैं, तो हमारा एक मानना ये है कि घर के महुआ बिना न जाए, महुआ बिना पहाड़े जाए। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ। ग्राउंड पे मैंने देखा है कि वर्ष 2009 से आपने देखा होगा NH का काम चल रहा है, सही है ना? 2009 से आज 2022 लग गए हैं, NH अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। ऐसी ही स्थिति मिनी स्मार्ट सिटी की भी कछुए की भांति, कहा जाए तो कछुए की भांति चल रहा है। मतलब इन्हें ये लगता है कि हम आने वाले समय में सरकार और जनता के बीच में हमें एजेंडा बना के चलना है। एजेंडा यानी आप समझ रहे हैं कि हम जिस काम को, ये अगर कॉफ़ी हम पीते हैं या चाय पीते हैं, उसका निर्धारित समय 5 से 10 मिनट है, तो हम 1 घंटे क्यों उबाल रहे हैं, 1 घंटे क्यों पका रहे हैं, फिर उसको गर्म करते हैं, फिर से उतारते हैं, फिर से। तो आप हाँ, मेरे हिसाब से समय से ज़्यादा जो समय होता है, एक कैटेगरी होती काम करने का, समय कई गुना ज़्यादा। रही कोविड और ये सारी चीज़ें, तो देखिए प्रोजेक्ट है, सिस्टम चलता है, मैं मानता हूँ, लेकिन मिनी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत मैंने ये भी देखा है कि आप सफाई अभियान ले लें, है ना, या फिर नाले का जीर्णोद्धार, जो कि बार बार उद्घाटन करना, बार बार काम चलना, चलिए ठीक है, काम चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को उस तरीके का लाभ नहीं मिल पा रहा है जिस तरीके से जनता उम्मीद करती है ना। तो ये होता है ना कि हम तीसरी पीढ़ी इंतजार करेगी कि मिनी स्मार्ट सिटी देखेगी, ये चौथी पीढ़ी पे। ठीक है, जवाब लेते हैं। समय ज़्यादा लग रहा है, आरोप है कि समय ज़्यादा लग रहा है। इसका जवाब तो मैंने दे दिया भैया कि हम कोरोना से नहीं उबर पाए हैं, फिर से लॉकडाउन लगने जैसी स्थितियां हो रही हैं, ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, स्कूलों को किसी तरह से हमने संचालित किया, जीवन को किसी तरह से पटरी पे लाया, फिर भी बुरी तरह से मामले बढ़ रहे हैं, और आगे और ज़्यादा जो प्रतिबंध है कोरोना के वो लागू हो सकते हैं। पूरा विश्व इससे प्रभावित है, केवल हम नहीं प्रभावित हैं। हाहाकार मचा हुआ है, और ये 2-3 साल जो थे ये बड़े कठिन थे। मानवता को बचाना हमारी सबसे प्रमुख जिम्मेदारी है, उसके बाद विकास के कार्य भी होंगे, और वो हो रहे हैं। मैंने बताया कि आरोप लगाना इनका धर्म है, ये विपक्ष में है, तो ये आरोप नहीं लगाएंगे तो राजनीति किस बात की करेंगे? रोजगार को लेकर कहीं ना कहीं युवाओं में क्या संतोष की स्थिति है, क्या लगता है? देखिए, एक बड़ा विषय है। जहाँ तक रोजगार की बात आप करते हैं कि युवाओं में रोष है, सच्चाई ये है कि एक व्यापक विषय है, और इसके लिए एक बड़ी डिबेट अगर हो तो उसमें ये बात कही जा सकती है, छोटी जगह पे नहीं कही जा सकती। मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को मत का अधिकार होता है, उसी तरह से लोकतंत्र में, अच्छा लोकतंत्र वो है जिस लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को उसके कार्य को करने के लिए अवसर प्राप्त हो, और यह किसी सरकार से नहीं हो सकता है। ये सरकारें आती हैं जाती हैं, और हर सरकार, मैं अपनी भी सरकार की बात कर रहा हूँ, तो ये जो हम पूरे प्रयासरत हैं कि हम सब लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं, लेकिन ये कहीं ना कहीं से संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वर्तमान समय पर जो आर्थिक मॉडल हमारे देश में पूंजीवाद का या समाजवाद का या जिस तरह का चला, उस मॉडल से यहाँ पर यह संभव नहीं है।
जहाँ तक आपने बेरोजगारी की बात कही, मैं एक बात कहूँगा, बेरोजगारी शब्द भारत का शब्द ही नहीं है। हम इसको बेरोजगारी शब्द को भारत में यूज करते हैं, सच्चाई ये है कि ये पर्शियन शब्द है, ये भारत का शब्द ही नहीं है। और क्यों नहीं है भारत का शब्द? क्योंकि हमारी संस्कृति में, हमारे पुरातन भारत में बेरोजगारी नाम का कोई शब्द ही नहीं था। अनएम्प्लॉयमेंट जो शब्द है वह विदेशी शब्द, अंग्रेजी शब्द है, और जो बेरोजगारी शब्द है वह भारतीय शब्द है ही नहीं, पर्शियन शब्द है। तो भारत में बेरोजगारी शब्द क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में बेरोजगारी थी ही नहीं। जिस तरह से बच्चा पैदा होते ही माँ के स्तन से अपना पोषण प्राप्त करता है, उसी तरह से हमारी संस्कृति में जब कोई व्यक्ति अपने परिवार में पैदा होता था तो उसको उस घर में ही रोजगार प्राप्त होता था। उस संरचना को हमने बदल दिया, और उस संरचना के अलावा बाकी सरकारें बात करती रहें कि हम हर हाथ को काम देंगे, हम युवाओं को रोजगार का अवसर देंगे। हम दे कैसे सकते हैं? हमारे पास सीमित क्षेत्रफल है, हमारे पास इतना बड़ा क्षेत्रफल भी नहीं है कि अमेरिका जैसा क्षेत्रफल है और लोगों की आबादी कम है। हमारे यहाँ संसाधन कम है, क्षेत्र कम है और लोग ज़्यादा हैं। तो फिर भी प्रयास है बेहतर से बेहतर, लेकिन इसका वास्तविक अगर सच्चाई में आप उत्तर पूछें तो यह उसी परंपरा या उसी आर्थिक मॉडल में, जो भारतीय पुरातन संस्कृति का मॉडल है, उसी मॉडल में संभव हो सकता है। परंपरा और पुरातन संस्कृति की बात तो जायज़ है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो चुनावों के समय जो मुद्दा सबसे ज्वलंत होता है और जो मुद्दा सबसे ज़्यादा प्रासंगिक मुद्दा होता है, वो मुद्दा होता है युवाओं के रोजगार का, जिसका हर एक राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से अपने मैनिफेस्टो में यूज़ करती है, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं युवा असंतुष्ट रहते हैं। ये प्रत्येक राजनीतिक पार्टी की बात है, किसी विशेष पार्टी विशेष की बात नहीं है। तो इसको किस परिप्रेक्ष्य से देखें? देखिए, ऐसा है कि किसी भी नेता के लिए गाली निकालना बड़ा आसान है, लेकिन ऐसा नेता बनना जिसके लिए कोई गाली ना निकाले, ये कठिन है। और लोकतंत्र में जब हम कुछ बातें ऐसी होती हैं जो करने में अच्छी लगती है, क्या बोलने में अच्छी लगती हैं, लेकिन उसको हम जीवन में स्वीकार नहीं करते हैं, तो जीवन में हम उसको स्वीकार कब करेंगे, ये द्वितीयक बात है। पर हम उसको मानते हैं कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। और जब इंसान भारत के लोकतंत्र का नागरिक ये मानने लगेगा कि पुरातन संस्कृति उचित थी, हमारी परंपराएं उचित थी, तब जब हर हाथ को काम था, जब भारत सोने की चिड़िया था, तब भारत समृद्ध था, जब किसी से ईर्षा नहीं था, द्वेष नहीं था, और ऐसे भारत की स्थापना फिर से होनी चाहिए। जब इस तरह से वो सोचेगा, और जब सोचेगा तो वह फिर जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, पैसा लेकर के, शराब लेकर के वोट नहीं करेगा, वो नीति के आधार पर वोट करेगा। और जिस दिन भारत का मतदाता नीति के आधार पर वोट करने लगेगा, उस दिन भारत में बेरोजगारी नाम का शब्द मिट जाएगा। रामचरण जी, बेरोजगारी नाम का शब्द मिट जाएगा? देखिए साहब, सबसे पहली चीज़ तो मैं कुछ पहले की भी जवाब हैं आपके, मैं वो दे दूं। आपने पहले कहा कि जनता ने हमें बहुत बहुमत दे के बैठाया है, तो सबसे पहली बात इसको मैं काटूंगा, जनता ने इन्हें बहुमत नहीं दिया है, इन्होंने चोरी किया है, बहुमत का चोरी की है। दूसरी बात, इनसे अगर बात की जाए कि आप शिक्षा कब दोगे, ये हिंद जाति में ले जाएंगे। इनसे आप बात करोगे स्वास्थ्य कब दोगे, ये मंदिर मस्जिद में ले जाएंगे। तो क्या है, जाति और धर्म के नाम पे बांटने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी बखूबी करना जानती है, ठीक है। दूसरी बात ये हमें बता दें कि रोज़गार मिलेगा कैसे। रोज़गार ठीक है, मान लेते हैं वो बेरोजगारी फारसी शब्द है, तो हिंदी शब्द में भी बता दें आप और हमें रोज़गार दे दें, ठीक है ना। दूसरी चीज़, इनका जो शासनकाल चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, जो इन्होंने सत्ता हड़पी है, उसका जो शासनकाल है वो इस तरह चल रहा है कि अभी मैं कल की घटना, परसों की घटना बता रहा हूँ। एक यादव है, उसके 1,84,000 रुपये चोरी हुए और उसने थाने में रिपोर्ट की बाकायदा है। एसपी को भी आज 4 महीने से भटक रहा है, लेकिन उसके 1,84,000 गबन करने में सीधी का पुलिस प्रशासन माहिर है। आखिर उसकी मोटी रकम कहाँ कहाँ जा रही है? एसपी के पास जा रही है, टीआई के पास जा रही है, और कहाँ कहाँ किन मंत्रियों तक जा रही है, उसका पैसा नहीं मिल पा रहा। तो जब ऐसे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं पुलिस प्रशासन में, वो कैसे जाँच करेंगे? तो उसका पैसा कहीं ना कहीं कमीशन जाता होगा। दूसरी बात, अभी मैं गल्ला मंडी की बता दूँ, गल्ला मंडी में धान खरीदी केंद्र इन्हीं की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी। गल्ला मंडी में ये कहानी चल रही है धान खरीदी केंद्र में कि मतलब 40 किलो की बोरी की जगह, 40 किलो धान की जगह 40 किलो धान की जगह 40 किलो 800 ग्राम की तौल की जा रही है, ठीक है ना। उसके बाद 1 किलो कटिंग की जा रही है धान की, उनके पूरे टोटल वजन से। तो लगभग 2 लाख से 2.5 लाख का डेली का घपला कहाँ चल रहा है? नई गल्ला मंडी में धान खरीदी के काम में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे जो अधिकारी हैं, जो श्रमिक सेवक हैं, उनके जो सगे संबंधी हैं, जैसे कि वहाँ मैं बताना चाहूँ, उनके भाई और भतीजे मिलकर वहाँ दलाली का काम करने में माहिर हैं। दिन भर में अगर माना जाए तो 20 से 25 से 30 किसान आते होंगे वहाँ पे। तो उनके द्वारा क्या किया जा रहा है कि 500 से 700 रुपये लेके आगे तुम्हारा नंबर लगा दिया जाएगा धान खरीदी में, तुम आके धान खरीदो। तो ये इनकी सरकार की उपलब्धियाँ मैं गिना रहा हूँ जो बता रहे हैं। तो इन्हें सत्ता मिली, इन्हें जनता ने बहुमत दिया, इन्होंने सत्ता को कांग्रेस से हड़प लिया, डकैती डाली है। भाजपा सरकार कहीं ना कहीं किसानों के हितों की बात करती है,
धान खरीदी केंद्र का मामला मीडिया में भी काफ़ी प्रचलित रहा, बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई। तो क्या लगता है कि ये लापरवाही वहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी है, या कहीं ना कहीं सरकार उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही अच्छी तरीके से? सरकार ने पहली बार ऐसा हो रहा है, हालांकि ये लोकतंत्र में कई बार हुआ है, 2-4 बार, लेकिन ये देश के लिए बड़े गर्व का विषय था कि हमारी सरकार ने कई नियम और कानून किसानों के हित के लिए बनाए, और उसके बाद जब वो उनको हम समझा पाने में सफल नहीं हो पाए कि आपके हित का है, वो चाहे जिस राजनीति से प्रेरित होकर के कर रहे थे, लेकिन फिर भी देश का अन्नदाता जब तक संतुष्ट नहीं था तो हमने फिर भी उस निर्णय को वापस लिया, और इसमें हमको किसी प्रकार की ना कोई संकोच है ना शर्मिंदगी है, और हम फिर से जनता की अदालत में जाएंगे। और सुनिए, रही बात आपने किसानों की बात की, मैं ये नहीं मानता हूँ कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। हमारा प्रयास है कि अच्छा चले और बेहतर से बेहतर चले। जहाँ पर भी कुछ इस प्रकार की समस्याएं आएंगी, जनता के द्वारा लाई जाएंगी, मीडिया के द्वारा लाई जाएंगी, हम उस पर जांच करवाएंगे, सरकार से निवेदन करेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करेंगे, वो निष्पक्ष मामले में संचालित हो। अब बात ये है कि अब आप विपक्ष में हैं और किसी बिना प्रमाण के, अब मैं कह दूँगा आपको कि आप चोर हैं, तो मेरे पास कोई साक्ष्य तो नहीं है, पर अब मुझे बोलना है क्योंकि मैं विपक्ष में बैठा हूँ, मुझे बोलना है क्योंकि मैं प्रवक्ता के तौर पे बैठा हूँ, तो वो बोलेंगे। तो उस बात के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ कि इनकी बात को किस तरीके से लूँ। रही बात इसकी कि हमारा प्रयास है कि हम बेहतर से बेहतर कर सकें, और उसके लिए हमने राष्ट्रीय स्तर पर, मैंने कहा कि हमने कानून को वापस लिया। स्वच्छता कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा रहा है। 2014 चुनावों के बाद से हमने देखा कि जैसे ही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके तुरंत बाद से चाहे बात राष्ट्रीय स्तर की हो, चाहे बात प्रदेश स्तर की हो, चाहे बात जिला स्तर की हो, जगह जगह सभी नेता झाड़ू लेके दिखाई दें, खुद स्वच्छता करते हुए दिखाई दें। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अब 2014 और अब आज जब 2022 का समय है, तो उस बीच में अब स्वच्छता को लेकर के उतनी जागरूकता नहीं है। शहर के सोनांचल बस स्टैंड में कई बार गंदगी का आलम देखा जाता है। अन्य स्थानों पर विभिन्न वार्डों में नालियों के नियमित साफ सफाई न होने की शिकायत आती है। तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या स्वच्छता अभियान जो कि 2014 में शुरू हुआ था, आज 2022 में उस गति से क्या नहीं चल पा रहा है? देखिए, ऐसा है कि स्वच्छता का आग्रह सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया, और महात्मा गांधी के बाद जो सरकारें आईं उन्होंने स्वच्छता के विचार को कभी जनता के सामने लाने का प्रयास नहीं किया। पहली बार ऐसा हुआ कि इस पीड़ा को, कि देश की एक बड़ी आबादी जो है वह खुले में शौच करती है, और उस पीड़ा को हमारे प्रधानमंत्री ने महसूस किया। समग्र स्वच्छता का जो हमारा कार्यक्रम था वो बृहद तरीके से चला, और आज लगभग देश पूरा ODF घोषित हो चुका है, खुले में शौच मुक्त हो चुका है। प्लास्टिक के लिए मैं स्वयं काम करता हूँ, मेरा अपना NGO है, और सच्चाई ये है कि स्वच्छता जो है वह व्यक्तिगत आग्रह है। तो सरकारें बात कर सकती हैं, प्रयास कर सकती है, मैं डस्टबिन यहाँ पे रख सकता हूँ, सरकार का ये काम है, लेकिन जब तक व्यक्ति स्वच्छता के संदर्भ में स्वयं विचार नहीं करेगा, वो डस्टबिन में कचरा डालने स्वयं नहीं जाएगा, तब तक स्वच्छता का जो उद्देश्य है, वास्तविक उद्देश्य, वह पूरा नहीं हो सकता है। स्वच्छता के लिए सतत तौर पर कार्यक्रम जारी हैं। प्लास्टिक उन्मूलन के लिए जो सरकार ने नियम बनाए, मैंने बताया कि मैं अपने NGO पहल के तहत उसमें लगभग 5 साल से बिना किसी प्रशासकीय सहयोग के कार्य कर रहा हूं, और जनता को जागरूक करने का काम कर रहा हूं कि आप प्लास्टिक के थैले का उपयोग करना बंद करिए, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करना बंद करिए। अब ये व्यक्तिगत आग्रह है। स्वच्छता के लिए आपको हर व्यक्ति को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, स्वयं आगे आना होगा, और मेरे ख्याल से सरकार के द्वारा एक बड़ा मिशन जो समग्र स्वच्छता का था, आप भी जानते हैं, खुले में शौच का, ये इससे विकराल और भयावह शायद कुछ नहीं हो सकता है। मैंने उसकी पीड़ा को देखा है, महसूस किया है, तो वो कार्यक्रम हमने किया है। आगे का भी स्वच्छता का जो गांधी का उद्देश्य है, जो नरेंद्र भाई मोदी का उद्देश्य है, उसमें आगे बढ़ते हैं। व्यक्तियों की नैतिक जवाबदारी और जिम्मेदारी भी है। देखिए, व्यक्तिगत नैतिक जवाबदारियां जनता की तो होती है, लेकिन सबसे बड़ी सरकार के जो प्रतिनिधि जो बनते हैं, जो होते हैं, जिन्हें जनता चुनती है, उनके ऊपर ये डिपेंड होता है कि हमारे ज़िले के जो आला अधिकारी हैं, या कहा जाए नगर के जो भी अधिकारी हैं, क्या वो सही कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं या निर्वहन करवा रहे हैं। सबसे बड़ा डिपेंड ये होता है। पेमेंट के तौर पर जनता का टैक्स के नाम पर उन्हें पेमेंट मिलती है, महीने की पेमेंट उठाते हैं, क्या वो सही तरीके से निर्वहन करते हैं? अगर सही तरीके से निर्वहन करते तो क्या ये स्थितियां पैदा होती? गली गली मोहल्ले मोहल्ले में नाली टूटी फूटी हो, नालों का पानी या नदियों में पूरा दूषित कर दिया गया पूरी तरीके से। हाँ, तो स्वच्छता की बात की जाए तो आप जिला कलेक्ट्रेट में भी देखे होंगे कितनी अच्छी स्थिति है। कलेक्टर महोदय जी बैठते हैं ना,
है ना। इसके सिवा आप किसी भी विभाग में, आप जिला पंचायत जाएं या जनपद में, मैं दिखाऊंगा, बाकायदा मीडिया ने भी कवरेज किया था इसका, है ना। स्वच्छता के साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हमारे भाई साहब ने, बंधु ने एक चीज़ ये कहा कि विपक्ष का, है ना, तो ये भी ध्यान दें कि यही विपक्ष में जब कभी सरकार कांग्रेस की रही होगी तो यही ढिढोरा और भड़वागिरी तो आपकी भी चलती थी, है ना। कहीं ना कहीं आपने ये देखा होगा उस टाइम पे कि गैस सिलेंडर आप सर पे रख के साइकिल मामा जी लेके कहाँ गए, वो 400 450 था ना, आज तो 900 1000 पार होने चला, महंगाई की बात करें तो ये सारे विषय ये भी देखिए कि कभी आप भी यही डिडोरा पीटा करते थे, लेकिन जनता को एक बदलाव चाहिए था और बाकायदा मोदी जी के विचारों को लेकर उन्होंने जो है तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर बदलाव आया। और जितने भी सारे एजेंटे बनाए इन्होंने, एजेंटे बनाए, चलिए धार्मिक मुद्दों की बात करें तो हम धर्म के प्रति समर्थित हैं। धारा 370 की भी बात हो या राम मंदिर की, बहुत ही अच्छा निर्णायक कदम रहा। इन चीज़ों का मैं जो है तो स्वागत करता हूं और हाँ बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल बेझिझक मानते हैं और अच्छी चीज़ है। और मैं भी चाहता दिल से कि ये चीज़ें हों और मोदी जी ने कुछ एजेंडे अच्छे भी किए, लेकिन जो आर्थिक एजेंडे हैं देश के वो शून्य स्तर पर ही रहे हैं और धीरे धीरे पटरी। हाँ रही कोविड की बात, कोविड आई, हिंदुस्तान नहीं सभी देश चपेट में आए, तो जो स्थितियां उसके बावजूद भी आज कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाएं बन चुकी है कि देश का जो सिस्टम है वो खोखला हो चुका है आर्थिक रूप से। आप कहीं अभी रोजगार के मामले में भी ने आपने कहा था, रोजगार के मामले में ये बताएं जितने सारे युवा प्रदेश में फार्म डाले होंगे इन्होंने वैकेंसी में, इनके फार्म के डालने के बावजूद उनसे फार्म की वसूली की जा रही। अरे भैया अभी सरपंची के चुनाव भी आया था कोविड को लेकर, जो भी ओबीसी जो वगैरह वगैरह हुआ, इन सारी चीज़ों को लेकर मैंने देखा है कि इनका सिर्फ फार्म भरवाना और वसूली करना। उन युवाओं ने अगर फार्म भरा तो उनका पैसा आप वापिस क्यों नहीं करवाते हैं ना, सरकार वापिस करे। जिन युवाओं ने 800 1000 रुपये वैकेंसी के नाम पर जमा किया, बेरोजगार कैसे 1-1 रुपये देते हैं। युवाओं से फार्म के नाम पर पैसा ले लिया गया है, वो वापस नहीं किया जा रहा है, ये आरोप। मुझे इनके एक शब्द पे आपत्ति है। अच्छा। और एक आग्रह है आपसे कि जो लोग बैठे हैं डिबेट में, शब्दों की भुखमरी ना हो, वो जो शब्दों की मर्यादा, बाकी लोकतंत्र में विपक्ष होना चाहिए और विपक्ष बड़ा शुभ संकेत है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक अच्छा विपक्ष होना बहुत आवश्यक है और ये बेहतर लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। लेकिन शब्दों की मर्यादा हो और शब्दों की भुखमरी आपके पास ना हो, शब्द का चयन करके आए, पढ़ लिख करके आए। दूसरी चीज आपने क्या कहा कि युवाओं के संदर्भ में क्या सवाल किया? युवाओं से कहीं ना कहीं फार्म के नाम पर पैसा लिया जाता है और आरोप है कि वो पैसा फिर, ये इनका व्यक्तिगत आरोप है कि ये इनका व्यक्तिगत आरोप है कि ये सामाजिक आरोप है? ये आरोप तो अभी उनकी तरफ से लगा नहीं, तो मैं इस आरोप का कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ, ये मेरे संज्ञान में नहीं आया है। अच्छा चलिए। और जो प्रमुख मुद्दा है उसमें कहीं ना कहीं महंगाई और महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। कोरोना भी एक कारण हो सकता है महंगाई का, लेकिन जिस प्रकार से मध्यम वर्गीय लोगों के ऊपर महंगाई की मार पड़ रही है, तो उसके लिए क्या सरकार आने वाले समय में कुछ महंगाई में कमी आ सकती है या स्थितियां इसी प्रकार से? देखिए ऐसा है, जितना कोरोना के टाइम पे हमने वैक्सीनेशन का कार्य जिस गति से पूरा किया और जिस तरह से सामाजिक संरचना भारत की है, जनसंख्या की संरचना जिस तरह से है, आपने जिस तरह से मुंबई की झोपड़पट्टियां हैं, जिस तरह से कलकत्ता की झोपड़पट्टियां हैं, जिस तरह से हमारा रहन सहन एक दूसरे से जुड़ करके है और जिस तरह की अशिक्षा और जिस तरह का सामाजिक वातावरण भारत में है, तो ये कयास लगाया गया था कि भारत वैश्विक तौर पर एक बहुत बड़े संकट में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश होगा और उससे बहुत अमूमन बेहतर तरीके से हमने वहाँ संघर्ष किया और बचे निकले और हमने वैक्सीनेशन का वो लक्ष्य पूरा किया जिसकी आज दाद पूरे दुनिया में दी जा रही है। अब ये आप सर्वस्वीकार है कि कोरोना है, वैक्सीनेशन है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, रोजगार धंधे ठप हैं, कारखाने बंद हैं और समय समय पर अभी ये संकट मिटा नहीं है। तो एक बेहतर सरकार का जो उद्देश्य होना चाहिए कि हम एक बेहतर सरकार में महंगाई पर लगाम लगा सकें, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है और आने वाले कुछ समय में आपको इसके जाहिर तौर पर रिजल्ट सामने आएंगे और मिलेंगे। महिला सुरक्षा कहीं ना कहीं एक मुद्दा है। चुनाव के समय भी महिला सुरक्षा को लेकर तमाम प्रकार की बातें होती हैं सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। क्या लगता है कि महिलाएं अब पूरी तरह से प्रदेश के अंदर, और बात करें यदि सीधी जिले की, सुरक्षित हैं? देखिए ऐसा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए
चाहे वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा रहा हो और हमारा जो उद्देश्य रहा हो लड़कियों को बेहतर शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने का मामला रहा हो, यहाँ तक कि अब वर्तमान समय पर हमारे सीधी रीमा की लड़की फाइटर प्लेन की पहली लड़ाकू पायलट बनी, और इन सारे क्षेत्रों में हमने महिलाओं के लिए एक बेहतर अवसर की तलाश की है। अभी हम पूर्ण रूपेण से बेहतर नहीं हो पाए हैं, इसलिए कहीं न कहीं पे मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जहां पर महिला सुरक्षा के लिए प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है। लेकिन वर्तमान समय पर जो सरकार है, चाहे भाजपा की सरकार केंद्र में हो और चाहे वो प्रदेश में हो, महिलाओं के लिए उसने बेहतर करने का बेहतर प्रयास किया है और बेहतर प्रयास कर रही है। उसके कुछ उदाहरण दीजिए। हमने निर्भया जो कांड के बाद जिस तरह से नारी सुरक्षा के लिए एक विशेष कानून पार्लियामेंट में बनाया, उसके अलावा जिस तरह से हमने विशेष दल गठित किए हैं नारी सुरक्षा को लेकर, चाहे वह पुलिस बल में हो, चाहे वह सामाजिक तौर पे NGOs के माध्यम से हो, और इस तरह से कई ऐसे केंद्र द्वारा या राज्य द्वारा वर्तमान समय पर नारी सुरक्षा को लेकर के टीम गठित की गई हैं, बहुत सारे उपबंध किए गए हैं जिसमें नारी सुरक्षा बढ़ सके और उनको एक बेहतर वातावरण में रहने का अवसर प्राप्त हो सके, उसके लिए हम प्रयासरत हैं, कर रहे हैं। रामचरण जी, नारी सुरक्षा को किस दृष्टिकोण से देखते हैं जिले के अंदर? देखिए, मैं अभी जिले की बात की है तो मैं अभी कल ही की घटना बताना चाहूँगा। एक हमारी सीधी की बेटी जो काफ़ी दिनों से लापता थी, उसकी कल बॉडी मिली कुएं में, ठीक है। कुकड़ीझर का मामला है सीधी जिले का, जबकि जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और उस बच्ची की लाश रख के उसके परिजनों ने हो हंगामा किया कल। उनके परिजनों ने पुलिस प्रशासन, जिस पुलिस प्रशासन की ये बात कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन सशक्त हुआ है, वो कहाँ पे है? पुलिस प्रशासन के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने उस पीड़ित परिवार के परिजनों को धमकी दी कि हम तुम्हारे ऊपर उल्टा केस कर देंगे, नहीं यहाँ से भग जाओ, डंडे लेके खदेड़ा। कल परिजनों ने, वीडियो भी आया सामने, परिजनों को ही उल्टा धमकी दी गई। जो फरियादी जाता है, सीधी जिले का पुलिस प्रशासन ऐसा है कि फरियादी अपनी फरियाद लेके जाएगा तो उल्टा उसके ऊपर केस कर दिया जाएगा। बाद में तो आश्वासन दिया गया ना बड़े अधिकारी। आश्वासन से क्या होता है साहब? आप ग्राउंड पे दिखाइए ना क्या कर रहे हैं। आज की घटना बताऊँ, मध्य प्रदेश है, रीवा भी मध्य प्रदेश में ही आता है। रीवा में अभी जो कांड हुआ है, आज ही की घटना मैं बता रहा हूँ, रेलवे स्टेशन की बोगी में, गार्ड बोगी में एक महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई, उसको हैरेसमेंट किया गया। ये कहाँ का इनका प्रशासन है जो सशक्त हुआ है? मुझे बताएं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? मैंने इस बात को पहले स्वीकार किया कि आगाहे बगाहे कुछ इस तरह की घटनाएं अभी भी हो रही हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए हमने बेहतर प्रयास किया है। और आज तक की जितनी सरकारें आई हैं उसके लिए नारी सुरक्षा को लेकर के जितना उन्होंने 60 वर्षों में नहीं किया, उतना हमने कम समय में किया है। और वो जनता के सामने, आप सबके सामने, और मामले घटे हैं। आज आप गूगल में उठा करके देखिए, और उसके अलावा भी आप जो चार्ट है जो आज तक में नारी सुरक्षा को लेकर कितनी अन्य सरकारों के द्वारा काम किए गए थे और कितनी वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किए गए, इसका आंकड़ा आपके पास आएगा। वो अपराध घटे हैं, नारी सशक्तिकरण बढ़ा है, महिलाएं स्वतंत्र रूप से, सीधी जिले से आज से, मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 20 साल पहले क्या ये क्षमता होती थी कि किसी घर की लड़की इंदौर पढ़ने जा सके सुरक्षित होकर के, भोपाल पढ़ने जा सके? लेकिन आज 50% लड़कियां, चाहे वह शासन की योजनाओं के द्वारा हो या माँ बाप के द्वारा हो, स्वतंत्र रूप से आज बस में यात्रा कर रही हैं, ट्रेन में यात्रा कर रही हैं, दूर स्थानों पर जॉब कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं। तो यह इन 10-15 वर्षों में बहुत तेज़ी से हुआ है, इस बात को आपको स्वीकार करना होगा, ये हुआ है। मैं बताना चाहूँगा, अपने मित्र का जवाब देना चाहूँगा कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद रहा है, वो केवल 60 साल 70 साल का रोना गाते आ रहे हैं। मैं जब से देख रहा हूँ तब से 60 साल 70 साल का रोना गाते आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि आपने 15-20 सालों में क्या किया है, कितना सुधार किया है आपने 20 सालों में, आपने कितने कॉलेज बनवाए हैं, कितने स्कूल बनवाए हैं, कितने अस्पताल बनवाए हैं। आप ये क्यों नहीं बताते? आपने केवल एक काम किया है पूरे देश के अंदर जब से आप आए हैं, केवल और केवल नाम बदलने का काम किया है, केवल और केवल नाम बदलने का काम किया है। मैं जवाब दूंगा इनका। भारतवर्ष में जब भारत की स्वतंत्रता के बाद सोमनाथ मंदिर का पहला जीर्णोद्धार हुआ, उस पहले जीर्णोद्धार में भारतीय जनता पार्टी के नहीं, उस समय की सरकार के और कांग्रेस के नेता और तब के राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद, उस जीर्णोद्धार के सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम में सपत्नीक प्रथम यजमान की भूमिका में उपस्थित हुए थे। और उनका ये बयान था कि स्वतंत्र भारत में
इस स्वतंत्र भारत में सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य भारत के स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा है और इसलिए भारत में भगवान राम मंदिर का जो निर्माण था, जो भगवान राम का मंदिर आतताई बाबर ने तोड़ा था, उसका निर्माण भी भारत के स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा थी और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। धारा 370 भारत में कलंक था, उसको मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कितने काम हमारे देश में अगर गांव तक सड़क पहुंची प्रधानमंत्री योजना के द्वारा, तो वो कहीं न कहीं से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा योजना जो चलाई गई थी उसके माध्यम से ये संभव हो सका। वर्तमान समय पर अब आप बात करते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश में फौज को आवश्यक माना ही नहीं था, जिसका परिणाम 1962 का चाइना का युद्ध हुआ था। भारत में पहले परमाणु परीक्षण की मांग हुकुमचंद कछवाह नाम के सांसद, जो जनसंघ के सांसद थे आपके देवास के, उन्होंने मांग उठाई थी। अगर उस समय पर भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया होता तो भारत को दूसरा पाकिस्तान का अटैक नहीं झेलना पड़ता। आप बात करते हैं कि हमने ढिढोरा पीटते हैं कि इतने सालों तक हम 60 साल को, सच्चाई तो है कि 60 साल में घोटाले के अलावा कुछ नहीं हुआ। कितने घोटाले आपको नाम नहीं पूछेंगे कि कितने घोटाले हम गिनाएं। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र भाई मोदी की सरकार की एक सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है कि आज तक में एक घोटाले का नाम आप बताइए। एक घोटाले का नाम मैं बताता हूं, एक घोटाले नहीं, मैं कई घोटाले बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा घोटाला जो पूरे विश्व में जग जाहिर था, उसका नाम है व्यापम घोटाला। दूसरा नीट का घोटाला, तीसरा डंपर घोटाला। ये किसके घोटाले हैं? ये किसके घोटाले हैं? आज पूरे प्रदेश के अंदर रेत माफियाओं का राज है, बिना सीमांकन के जमीन से रेत निकाली जा रही है। ये किसका राज है, किसका घोटाला है? इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सरकार का घोटाला है। नीट का घोटाला हुआ, व्यापम का घोटाला हुआ, डंपर का घोटाला हुआ, ये शिवराज सिंह चौहान का घोटाला है, ये किसी दूसरे का कांग्रेस का घोटाला नहीं है। इनका कहने का मतलब कांग्रेस ने 2 घोटाले किए तो 4 घोटाले करेंगे। और घोटाले करने में यहाँ पे यात्री प्रतीक्षालय घोटाला, जो कि उसकी जांच हुई तो 200 करोड़ के पार जाएगा। कितने घोटाले बताऊं साहब आपको मैं? आप एक घोटाले की बात कर रहे हैं, वो तो कई सारे घोटाले ही आ रहे हैं। अब इनको घोटाला बताना है कि प्रेम स्वीट में जलेबी का घोटाला या मनोज पान में सुपारी का घोटाला। मैंने इनको देश के एक घोटाले का नाम पूछा, उसका नाम बता करके दिखाएं। एक घोटाला जो संपूर्ण राष्ट्र को प्रभावित करता हो। डंपर घोटाला, व्यापम घोटाला, अभी का प्रमाणिक, ये देश का घोटाला है। नीट घोटाला, ये देश का घोटाला है। क्या देश का एक घोटाला बताओ, एक शब्द में बताओ। देश का एक घोटाला एक शब्द में बताओ। मैं कह रहा हूं, क्या मध्य प्रदेश जीप घोटाले से मैं शुरू करूंगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से हुआ था। मैंने क्या कहा कि और 2G स्पेक्ट्रम अंतिम घोटाला है जो कांग्रेस की सरकार में हुआ। इस बीच में 200 घोटाले हैं देशव्यापी। एक घोटाले का नाम बताओ, एक घोटाले का भारत के नाम बताओ जो नरेंद्र मोदी कार्यकाल में हुए हो। एक घोटाला, ये मध्य प्रदेश क्या भारत में? वही तो मैं बता रहा हूँ कि प्रेम स्वीट में लड्डू का घोटाला, मनोज पान में सुपारी का घोटाला, चाय का घोटाला। आप गांधी जी के स्वच्छता की बात करते हैं, आप गोडसे की राह पे चलते हैं। आपके किसी भी मंत्री ने अभी जो कांड हुआ कालीचरण का कोई एक बयान दिया भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता ने, यहाँ तक कि गृह मंत्री ने? मुझे बताइए। और क्या मध्य प्रदेश भारत में नहीं है? ये भारत का घोटाला नहीं है? घोटालों की बात चल रही है, आरोप प्रत्यारोप जारी है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है कि हम पहले ही बताए कि हम जहाँ रहते हैं बात वहाँ की करते हैं, है ना। और मैं पहले अपने घर को सुधार लूँ फिर देश को सुधारने जाऊँ। वो तो फिर बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, जो भी करते रहेंगे। मोदी जी क्या कर रहे हैं और शिवराज क्या कर रहे हैं, मुझसे ये मतलब नहीं है। मैं वोट किसको देता हूँ और मेरे क्षेत्र के MLA MP कौन है, मैं उनकी बात करता हूँ। अगर जनता ने आपको चुना है तो जनता आपसे ही विश्वास करेगी। शिवराज सिंह से उससे डायरेक्ट बात नहीं कर पाएगी, ना नरेंद्र मोदी जी से बात कर पाएंगे, है ना। हम बात करते हैं क्षेत्र की। हम क्षेत्र की ग्राउंड की समस्याओं पे रोज़ प्रतिदिन लड़ने का अथक प्रयास करते हैं। जनता आवाज़ देती, हम साथ में खड़े हैं। रही बेसिक चीज़ों को कौन घोटाला करता है, कौन क्या करता है, ये तो CBI, ED सभी बहुत सारी एजेंसियाँ हैं और सभी अपना काम करेंगी ही, है ना। और रही बात इन मुद्दों को लेकर, तो मैं विकास के मामले में, क्षेत्रीय जनता की समस्याओं के मामले में मैं उम्मीद करता हूं कि इस विषय पर ग्राउंड की समस्याएं देखें, ग्राउंड की समस्याओं के लिए हम पहल करें, तो हो सकता है मेरा ये जिला एक सुंदर, स्वच्छ और हर तरीके से संपन्न हो सकता है। तो हम घर के पहले महुआ भी नहीं फिरोके बाद बाहर की भी नहीं, अधिक बेहतर होती। तो ये हमारे साथ थे सभी राजनीतिक दल। निश्चित रूप से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। एक ऐसा भी समय आया कि माहौल थोड़ा गर्म हो गया। निश्चित रूप से आरोप प्रत्यारोप जमकर हुआ है, लेकिन हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सीधी का एक अच्छा विकास हम सभी को देखने को मिलेगा और उनमें कहीं ना कहीं सारे राजनीतिक दलों का योगदान रहे तो अच्छा होगा। धन्यवाद, नमस्कार।